हेलो, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। स्टार्ट करने से पहले लेक्चर मैं आपको ये बता दूं कि की हाइलाइट्स क्या हैं आज के लेक्चर के। और की हाइलाइट्स बताने के लिए मुझे आपके सामने एक क्वेश्चन रखना पड़ेगा। सो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, देन यू विल सी ओके कि आज के इस लेक्चर में क्या होने वाला है। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए मैंने वेक्टर स्पेस V लिया R³ और उसका कोई एक नॉन इम्प्लीमेंट सबसेट ले लिया S, और आपसे मैंने ये पूछा कि बताइए कि इसका स्पैन क्या है। आपने कुछ मैथ्स लगाया और आपको लगता है कि सर स्पैन एस जो है इसका वो प्लेन आ रहा है, R³ का प्लेन आ रहा है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। तो क्या आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं? ये चीज मैं आप आज के इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा एग्जांपल्स के थ्रू। दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। दोनों एग्जांपल में आप देखेंगे ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पैन्स। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। हमारा एग्जांपल 1 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स u and v where u is given by -1, 1, 1 and v is equal to 3, 4, 4। तो इसमें तो आपको क्लियरली क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये जो दोनों वेक्टर uv हैं इनके स्पैन से, मतलब स्पैन ऑफ uv इज द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तो बता दिया गया है कि भाई प्लेन है। लेकिन अगर नहीं लिखा होता, ना बताता कि भाई इनके स्पैन से प्लेन जनरेट हो रहा है, तो आप क्या करते? ये सारी बातें जो है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बात लिख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं जो गिवन है। तो पहले हम लिख लेते हैं लेट S इज इक्वल टू U, V। ठीक है, किसका सबसेट है? ये R³ का सबसेट है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता रखा है आपको, क्या बता रखा है कि स्पैन ऑफ S इज द प्लेन। अब सिर्फ प्लेन ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये पता है कि R³ का सबस्पेस जो है क्या क्या होते हैं? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 0 एंड R³। तो ये सिंपली प्लेन लिखने का मतलब है कि प्लेन ऑफ कोर्स 0 से पास कर रहा होगा, नहीं तो ये R³ का सबस्पेस ही नहीं होगा। तो लिख सकते हैं दिस स्पैन S इज प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन क्या है बताइए? आपको ये प्लेन का इक्वेशन निकालना है, यही क्वेश्चन है। चलिए प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ये, ज्योमेट्री का अगर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लें तो तुरंत हो जाएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद हो कि मान लीजिए कि n वेक्टर है, वो जो भी आप प्लेन निकालना चाह रहे हैं उस पे नॉर्मल वेक्टर है और a वेक्टर कोई पॉइंट है प्लेन पे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट a इज गिवन बाय द इक्वेशन r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। और r वेक्टर इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, मान लीजिए x y z है, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन? अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, इफ वी हैव टू वेक्टर u v which are non parallel, then the vector normal to u and v is given by their cross product u cross v। तो आपका फाइनली जो प्लेन पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा। मींस n वेक्टर इज गिवन बाय द फार्मूला u वेक्टर, फार्मूला ही समझ लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ u and v। तो जब भी आपको इक्वेशन मिले u v नॉन पैरेलल आपको दिए गए हो, तो और आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना हो, तो n वेक्टर निकालने के लिए ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। थोड़ा सा हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में क्या होगा? मान लीजिए आप इसको लिख सकते हैं i j k, डिटरमिनेंट लगा देते हैं यहाँ पे। u क्या है आपका? -1 1 1, सो वी कैन राइट -1 1 1। v क्या है आपका? 3 4 4। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट क्या होगा? i टाइम्स, ठीक है, ऐसे करिए तो 4 माइनस 4, तो ये तो 0 हो गया कंपोनेंट, माइनस j टाइम्स क्या होगा? -4 एंड दिस इज -3 प्लस k टाइम्स, ऐसे कीजिए तो दिस इज -4 -3। ठीक है, सो फाइनली दिस इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज 0 प्लस 7j, 0 into i लिख देते हैं, -7k, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 7 -7। बहुत बढ़िया। तो जो प्लेन हम जिस प्लेन की इक्वेशन हम निकालना चाह रहे थे भाई, उस पे नॉर्मल वेक्टर तो मिल गया। अब इस फॉर्मूला को लगा देते हैं। अब हमें ये पता है कि हमारा जो प्लेन जो है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, 0 0 0 से पास कर रहा है। तो आप a वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? देख सकते हैं 0 0 0। तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा? r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा, जहां r वेक्टर क्या है? x y z। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या मिल जाएगा? r वेक्टर लिख सकते हैं क्या? x y z डॉट
एंड वेक्टर हमने निकाल लिया है विच इज व्हाट 0 7 माइनस 7। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y माइनस z इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। फाइनली हम अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो प्लेन आपसे पूछा था स्पैन यूवी, तो स्पैन s इज नथिंग बट दिस इज व्हाट दिस इज इक्वल टू x y z belongs to R cube such that y minus z equal to 0. So this is the equation of plane passing through origin and which is the span of s। देखिए कितना सिंपल हो गया। इसे सॉल्व करने का अल्टरनेटिव अप्रोच भी हमारे पास है, मींस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके। जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है कि मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड वेक्टर है, वो अगर स्पैन यूवी में है तो क्या होगा। ऑफ कोर्स एक्स वाई जेड को हम यूवी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए हम कैसे सेम इक्वेशन निकाल लेंगे प्लेन का इक्वेशन। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस कि लेट एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू आर क्यूब। ये जो है कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर है, ठीक है, और अगर ये स्पैन यूवी में है, ठीक है, नाउ एक्स वाई जेड अगर दिस बिलोंग्स टू स्पैन यूवी, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई जेड जो है इसे हम यूवी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि अननोन्स या स्केलर्स ए बी मिलेंगे सच दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए टाइम्स वी प्लस बी टाइम्स वी। क्या लिख सकते हैं हम कि एक्स वाई जेड कैन बी रिटन एज ए टाइम्स यू प्लस बी टाइम्स वी, जहां ए यू जो है फील्ड के एलिमेंट, फील्ड आपका रियल है, ठीक। अब क्या करना है इसके बाद थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे चल के आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट राइट व्हाट इज यू व्हाट इज वी एंड देन सिंप्लीफाई एंड देन सी हाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कम्स इनटू पिक्चर, राइट। सो व्हाट इज दिस a टाइम्स u, क्या है आपका u है आपका -1, 1, ठीक है, प्लस b टाइम्स v क्या है आपका 3 4 4, ठीक। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो व्हाट विल दिस बिकम, यहां से मिलेगा आपको -a, यहां से मिलेगा 3b, -a प्लस 3b, कॉमा यहां से मिलेगा आपको a, यहां से मिलेगा 4b, तो लिख सकते हैं a प्लस 4b, कॉमा फिर यहां से मिलेगा आपको a, यहां से मिलेगा आपको क्या 4b, तो लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a प्लस 4b, राइट। सो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में x y z, राइट हैंड साइड में ये है, तो हमें क्या मिलेगा -a plus 3b equal to x and a plus 4b equal to y. So you got the equation, system of linear equation. This implies we have -a plus 3b is equal to x, a plus 4b is equal to y and a plus 4b is equal to z. So you got this system of linear equation. तो ये मिल गया हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से खास बात देखिए, हमें ये अज्यूम करके चलना है कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन, मतलब हमें ऐसे ए भी मिलेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग कैसे किया है, हमने स्टार्टिंग किया है कि एक्स वाई जेड जो है आर्बिट्रेरी वेक्टर है आर क्यूब का, माना कि ये बिलोंग करता है स्पैन यूवी में। अगर ये स्पैन यूवी में है, इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ स्पैन कि हमें ऐसे ए भी मिल जाएंगे कि एक्स वाई जेड कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। और यहां से हमें मिला है ये, तो फाइनली इसका मतलब क्या होगा कि आपको क्या देखना है प्लेन के इक्वेशन लाने के लिए कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है किस कंडीशन निकलेगा, यही कंडीशन आप देखेंगे, आपको दे देगा प्लेन का इक्वेशन। सो फाइनली वी गॉट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हियर। ए बी इसके अननोन है और हमें ये लेके चलना होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि ऐसा ए बी मिल रहा होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट ही ऐसे किया हुआ है, हमने स्टार्ट ये माना है कि एक्स वाई जेड जो है वो स्पैन यूवी में है। इसका मतलब हमें ऐसे ए बी मिल रहे हैं कि एक्स वाई जेड कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स यू एंड वी। यहां से हमें ये इक्वेशन मिल गया जो कि आपका सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो अब हमें ओवरऑल पूरा ये प्रॉब्लम जो था किसमें कन्वर्ट हो गया कि सी अंडर व्हाट कंडीशन दिस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन। तो इसका जो बेसिक्स है थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। क्या बेसिक्स था कि भाई ये सिस्टम जो है कंसिस्टेंट कब होगा या सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, जबकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो, इक्वल हो। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के होता है उसमें आप एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है बी का ऐड कर देते हैं। आपको क्या शो करना है, आपको क्या चेक करना है कि अंडर व्हाट कंडीशन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इसको हम कहेंगे आर्गुमेंटेड
मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। A by B, दिस इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स A लिखिए। तो A का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में क्या है, -1 and 3, तो यहां पे लिख दीजिए -1 and 3। सेकंड इक्वेशन देखिए 1 and 4, A का कोफिशिएंट 1 and B का कोफिशिएंट 4। थर्ड इक्वेशन में A का कोफिशिएंट 1 and B का कोफिशिएंट क्या है 4, 1 and 4, और एक कॉलम यहाँ पे खींच दीजिए। बस ये तरीका है थोड़ा सिंप्लीफाई, अच्छा समझ में आता है इस तरीके, इसलिए ऐसे लाइन खींच दिया मैंने, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे ऐसे लाइन खींचना, ये बस इसलिए कि अब इसके बाद हम इसको आर्गुमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, राइट हैंड साइड वेक्टर्स को डालकर, B मतलब राइट हैंड साइड वेक्टर। तो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम में राइट हैंड साइड क्या है, x y z, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x y और z, ये लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस मैट्रिक्स जो आपका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने इक्विवेलेंट फॉर्म, क्योंकि मैंने ये मेरा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसमें मैंने अभी इक्विवेलेंट फॉर्म डिस्कस नहीं किया है। प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने कैसे मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो सारा डिस्कस किया हुआ है। इस लेक्चर सीरीज में ये आगे आएगा, बट अगर आपको पता है तो आपको इजीली समझ में आएगा, नहीं तो आगे चल के आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक। तो इस मैट्रिक्स को हमें इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाते हैं, ये जो -1 इसको +1 कर देते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट रो में। सो वी कैन राइट द सेम थिंग एज 1 -3, और इसको लिख दिया हमने -x, और इसको एज इट इज उतार देते हैं 1 4 y 1 4 एंड z, ठीक है। क्या लिखा है इसमें हमने, r1 goes to -1 into r1, बस यही ऑपरेशन लगाया हुआ है। अब क्या करते हैं हम, यहां और यहां पे इसकी हेल्प से 0 बना देते हैं, ये हमारा पिवोट एलिमेंट है, ठीक। तो क्या लगा देते हैं ऑपरेशन, r2 goes to r2 minus r1 and r3 goes to r3 minus r1। तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी r2 goes to r2 minus r1, तो पहला रो लिख देते हैं 1 -3, दिस इज -x। r2 goes to r2 minus r1 means this 1 minus 1 is 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, and 4 minus 3 मतलब +3, this is 7, and y plus x, right, this will become y plus x। r3 goes to r3 minus r1 करेंगे तो 1 minus 1 0, तो यहाँ पे होगा 0, 4 minus 3 मतलब यहाँ भी +7 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा x plus z। वेरी गुड। अभी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ क्या ऑपरेशन लगाया था हमने, r2 goes to r2 minus r1 and r3 goes to r3 minus r1। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाते हैं हम, r2 goes to, या सबसे पहले एक और काम कर देते हैं कि इसको 1 बना देते हैं, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं रो 2 में, तो लिख सकते हैं r2 में 7 से मल्टीप्लाई किया, 1/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r2 goes to 1/7 r2, तो ये क्या बन जाएगा 1 -3 -x, पहला रो तो एज इट इज, दूसरा रो क्या होगा 0 1 एंड x plus y by 7, थर्ड रो का एज इट इज लिख देते हैं 0 7 x plus z, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी लगा देते हैं ना, बेटर होगा कि इसमें भी ऑपरेशन लगा देते हैं, यहां भी 1 बना देते हैं, r3 goes to 1/7 r3, ये भी लगा देते हैं यहीं पे, r3 goes to 1/7 r3, और इसके लिए क्या लिख देते हैं 1, और इसके लिए क्या लिख देते हैं x plus z by 7, ठीक है। अब ज्यादा सिंपल लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम r3 goes to r3 minus r2 कर देंगे, तो देखिएगा आपका जो दिस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो ये मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज r3 goes to r3 minus r2, so you will get what, फर्स्ट रो को एज इट इज लिख देते हैं 1 -3 minus x, सेकंड रो क्या है 0 1 x plus y divided by 7, and this is 0 1 minus 1 0, और ये क्या होगा x plus z minus x plus y by 7, तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा आपको, x plus z minus x कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको z minus y divided by 7। देखिए, तो ये है आपका इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को चेक करें, क्योंकि
अगर इस सिस्टम को कंसिस्टेंट होना है तो थ्योरी क्या कहती है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रैंक ऑफ ए देख लेते हैं कि रैंक ऑफ ए है क्या। रैंक ऑफ ए देखना है तो फॉर ए मोमेंट यहाँ पे हैंड रख लीजिए, क्योंकि ये तो हमने एडिशनल बी कॉलम जोड़ के लगाया। इसको आप एज्यूम कीजिए कि ये है ही नहीं, जो थर्ड कॉलम है इसको एज्यूम कीजिए ये है ही नहीं। अगर आप इसको एज्यूम कर लेंगे नहीं है तो रैंक ऑफ ए क्या मिलेगी आपको, आप देखिएगा आपको रैंक ऑफ ए क्या दिख रही है, दिस इज इक्वल टू 2, राइट। और अब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब पूरी इस मैट्रिक्स की रैंक देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर है क्या कि अगर ये जीरो नहीं हुआ, अगर ये जीरो नहीं है तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करेंगे आप तो 1 2 3 हो जाएगी। मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब ये जो है ये क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी अगर दिस विल बिकम 3 इफ दिस इज नॉट जीरो, राइट। समझ रहे हैं ना। अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये जीरो हो गया तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। दिस इज इक्वल टू 2 इफ एंड ओनली इफ व्हाट विल हैपन, z माइनस y बाई 7 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू y। यही मैं आपसे बता रहा था कि आपको कंडीशन चेक करनी है, अंडर व्हाट कंडीशन दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन will have solution. So we got the condition कि rank of A equal to rank of augmented matrix, मतलब ये वो condition है कि जिसमें ये system of linear equation will have solution, will be consistent। और ये condition अगर लानी है, दोनों की rank को 2 करना है तो हमें इसे 0 लेना पड़ेगा। इसे 0 लेने मतलब क्या हुआ, z equal to y। तो फाइनली हमने क्या बता दिया, x y z is an arbitrary limit, this will belongs to the span of V provided this is happening, right। तो यहां से हमें मिल गया क्या, कंडीशन। तो हम फाइनली यहां पे कह सकते हैं क्या कि स्पैन ऑफ, चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं, दस स्पैन ऑफ यूवी में कोई एलिमेंट आएगा x y z belongs to R3 provided what is going to happen, z minus y equal to 0 या z इक्वल टू y। देखिए टोटली लीनियर अलजेब्रा की टेक्निक से हमने सॉल्व कर दिया, राइट। इसके पहले हमने थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री जो आपने पढ़ा होगा, वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस में भी पढ़ा होगा आपने, तो उसके हेल्प से किया था। तो दोनों ही अप्रोच है, ये प्योर लीनियर अलजेब्रा अप्रोच है, वो दूसरा अप्रोच है। जो भी अप्रोच आपको पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कंसर्न है इसे समझना। लीनियर अलजेब्रा पढ़ने का मतलब भी हमारा ये है कि सिर्फ ऐसे नहीं कि हमें हवा में नहीं बात करनी है, हमें हर चीज पता होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि स्पैन यूवी स्पैन ऑफ वेक्टर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन और हमें ये ना पता हो कि वो प्लेन कौन सा है, तो पढ़ना हमारा जो है बेकार है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ। चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं। इसे आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन मैं आपको हिंट दूंगा। एग्जांपल 2 क्या है, एग्जांपल 2 है गिव ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द सबसेट S ऑफ दिस वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, 2 0 1 2 0 -1 6 0 1 4 0 2 ऑफ R3। तो अभी क्वेश्चन सेम है, ये जो स्पैन है, स्पैन ऑफ S, ये क्या दिखता है, आपको उसका मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन का हिंट पहले मैं आपको बता दूं। पहले तो आप देखिए R3 को ही जनरेट करने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए, 3 वेक्टर्स काफी हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 काफी है, और यहाँ पे तो 4 वेक्टर दिया गया है, तो इसका मतलब है कुछ एक्स्ट्रा बिना मतलब के वेक्टर्स भी दिए गए हैं, उन्हें हमें हटाना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आपको ये पता है कि स्पैन ऑफ 1 0 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू x एक्सिस। अब मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि आप ये बताओ कि स्पैन ऑफ 1 0 2 0 3 0 एंड सो ऑन, ऐसे लिख देता हूं। मान लीजिए मैं ये पूछूं व्हाट इज दिस, तो आपको ये पता है कि स्पैन ऑफ 1 0 इज इक्वल टू x एक्सिस।
2 0 3 0 सब इस पर डिपेंडेंट है, राइट? मतलब 2 0 को भी 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, 3 0 को भी 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे वेक्टर्स को हटाना होता है। यहाँ पर सिर्फ आप इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लेके आइए, तो इनको इनके रहने न रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये इनफ है, या अकेले ये इनफ है, या अकेले ये इनफ है। तो ये रिडंडेंट वेक्टर्स जो है उसको हटा दीजिए। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी 4 वेक्टर्स दिए हैं। अगर आप ये देखेंगे कि आप चेक करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 0 -1 जो है इसको हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब वी कैन राइट 2 0 -1 एज 6 0 1 एंड -2 टाइम्स 2 0 1। देखिए 6 -4 इक्वल टू 2, 0 -0 0 -2 into 0 मतलब 0 equal to 0 and here 1 here -2, so this is equal to -1। इसका मतलब क्या हुआ कि if 2 0 -1 can be written as linear combination of these two vectors, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को हटा सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये पूछ रहा है कि अब निकालिए स्पैन ऑफ S, तो ये दोनों वेक्टर्स को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली आपको इसको रिड्यूस करके आपको नया S लिख सकते हैं। आपको बेसिकली स्पैन ऑफ किसका निकालना है? 2 0 -1 एंड 4 0 2। तो क्वेश्चन आपका बेसिकली इतना ही है। ये आपको बस आइडेंटिफाई करना था कि क्या कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट वेक्टर तो नहीं है, बस यही मेन चीज था इसका हिंट। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ऑलरेडी मैंने दोनों ही अप्रोच आपको बताए हुए हैं, आप दोनों ही अप्रोच को फॉलो करेंगे और आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देंगे। मैं आपको आंसर जो है आपको बताऊंगा, अगर आपने सही किया तो सही, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, सपोज आप इसका आंसर आपको निकालने में डिफिकल्टी आ रही है, तो मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप चाहे तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वहां पे मैं आपको पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दूंगा। सो आपके पास मतलब आंसर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। And thank you so much for watching me. Keep watching me. Shukriya.